तो टेंसर एनालिसिस की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है और लास्ट क्लास में कोवेरिएंट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी टेंसर आपको अगर दे रखा है, किसी भी ऑर्डर का टेंसर आपको दिया हुआ है, उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। साथ ही हमने उस लेक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी कि अगर दो टेंसर्स का सम आपके पास है तो उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव उनके अलग अलग के कोवेरिएंट डेरिवेटिव के सम के इक्वल होगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो सिंपल डेरिवेटिव की तरह है। एक टेंसर को एज इट इज लिखोगे, दूसरे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव प्लस दूसरे को एज इट इज और पहले का कोवेरिएंट डेरिवेटिव। अगर कोई स्केलर आपके पास है, स्केलर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव उसके पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हम कर चुके। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इसके अंदर करने वाले, एक तो है रिकी थ्योरम। रिकी थ्योरम, ठीक है। तो रिकी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली रिकी थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। रिकी थ्योरम क्या होगी? फंडामेंटल टेंसर्स की अगर हम बात करें तो टेंसर एनालिसिस के अंदर फंडामेंटल टेंसर्स कौन कौन से लेते हैं? मैट्रिक टेंसर GIJ, इसका कॉन्जुगेट टेंसर GIJ और एक क्रोनिकर डेल्टा IJ। ये टेंसर फंडामेंटल टेंसर कहलाते हैं क्योंकि मैट्रिक्स जो टेंसर एनालिसिस है उसके अंदर इन टेंसर्स का कंटिन्यू यूज होता है, इसलिए इनको फंडामेंटल टेंसर्स हम कहते हैं। ये जो तीन टेंसर्स हैं फंडामेंटल टेंसर्स आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कोवेरिएंट डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ठीक है, रिकी थ्योरम के अंदर क्या है कि जो फंडामेंटल टेंसर से तीनों टेंसर ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? GIJ का अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव में करूं इक्वल टू 0 होगा। GIJ कॉन्जुगेट, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव मैंने किया तो 0 होगा। क्रोनिकर डेल्टा IJ, इसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो तीनों का कोवेरिएंट डेरिवेटिव 0 आएगा हर एक पॉइंट के लिए। उस केस में हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल टेंसर्स है वो कोवेरिएंटली कांस्टेंट है, या आप इसको ये भी कहते हैं कि इनका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो आइडेंटिकली क्या बनेगा? 0 बनेगा। आइडेंटिकल 0 का मतलब है हर एक केस में क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रिकी थ्योरम का। रिकी थ्योरम के बाद यहां पर हम जो वेक्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कोई भी अगर वेक्टर आपके पास है उसका डाइवर्जेंस आप कैसे कर सकते हो, किसी वेक्टर का कर्ल आप कैसे फाइंड कर सकते हो, और किसी स्केलर का ग्रेडियंट आप कैसे निकालते हो। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहला इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है डाइवर्जेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नंबर फर्स्ट। सपोज डाइवर्जेंस मुझे लिखना है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर AI का, इसका डाइवर्जेंस। तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर AI का डाइवर्जेंस लिखने के लिए अब डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट ध्यान रहे आपको। वेक्टर का जब आप डाइवर्जेंस लेते हो तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या मिलती है आपको? स्केलर। तो स्केलर मिलना चाहिए, तो इसका और साथ ही जो डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट है, कर्ल है, ये सब डिफरेंशियल ऑपरेटर्स यहां पर हम अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव टाइप के ऑपरेटर्स बनते हैं। तो जब इसका मैं डाइवर्जेंस लूंगा तो इसका मैं वहां पर डिफरेंशिएशन करते थे, यहां पर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन आप करोगे तो AI और कोवेरिएंट डेरिवेटिव में करूंगा। अगर मैं सपोज J लगा दूं यहां पर J, तो फिर ये अभी डाइवर्जेंस नहीं बना है क्योंकि अब तो ये सेकंड ऑर्डर का टेंसर आ गया है। डाइवर्जेंस वेक्टर का स्केलर आना चाहिए। स्केलर क्या होता है? 0 ऑर्डर का टेंसर। तो मैं क्या करूंगा यहां पर I को मैं रिपीट करवा दूंगा AI, I। अब यहां पर कोई भी रियल इंडेक्स नहीं है, I केवल डमी इंडेक्स है, इसलिए यहां पर जो एंटिटी बन रही है आपकी ये स्केलर बना क्योंकि 0 ऑर्डर का टेंसर है। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से क्या किया मैंने? डाइवर्जेंस किसका लिया? वेक्टर का, और क्या मिल गया मुझे? स्केलर मिल गया। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का, ठीक है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसको मैं लिख सकता हूं क्या? डेल AI बाई डेल XI, कोमा नोटेशन की डेफिनेशन। I अपर इंडेक्स है तो प्लस लगाएंगे, प्लस I
और ए आई आपके पास वेक्टर है तो आई मैंने अंदर ले लिया, आई को आर से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर आर अपर में है तो लोअर में लगा दिया, कोमा के बाद आई है तो यहाँ पर मैंने आई रख दिया। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास बनेगा डेल ए आई बाई डेल एक्स आई और प्लस प्लस ए आर, इसको मैंने पहले लिख दिया। और इस क्रिस्टोफल सिंबल पर फोर्थ प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्रिस्टोफल सिंबल्स की, आई रिपीट हो रहा है तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर के रेस्पेक्ट में। तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, 1/2g या रूट जी वाली प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं इस तरह से, 1/√g, 1/√g, और ये हो जाएगा डेल जी बाई डेल एक्स आर, डेल जी बाई डेल एक्स आर, क्योंकि प्रॉपर्टी ये होती है 1/2g और डेल जी बाई डेल एक्स आर, इस तरह से आएगा। इसका जब मैं करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√g और डेल बाई डेल एक्स आर ऑफ रूट जी, ये बनेगा, रूट जी यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्रिस्टोफल सिंबल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी ऑफ रूट जी। ये बना। यहां से देख सकते हो आर डमी इंडेक्स है इस एक्सप्रेशन में, आर, जबकि जो डेरिवेटिव अगर मैं पूरे को सिमिलर कर लूं, यहाँ एक्स आई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, आई के रेस्पेक्ट में, तो इसको भी मैं आई के रेस्पेक्ट में बना लेता हूं। 1/√g मैंने पूरे में से बाहर लिख दिया, 1/√g, और ये क्या बनेगा, रूट जी मल्टीप्लाई हो गया डेल ए आई बाई डेल एक्स आई और प्लस ए आर, आर को मैं आई से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये हो गया ए आई और डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ रूट जी। क्या किया मैंने, सेकंड जो टर्म है उसमें आर डम इंडेक्स है, आर को मैं किसी भी इंडेक्स से रिप्लेस कर सकता हूं, डेरिवेटिव कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई के रेस्पेक्ट में, इसलिए मैंने यहां पर डेरिवेटिव को आई के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं ये लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 1/√g और ये बन गया डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ रूट जी इंटू ए आई, इस तरह से लिख सकते हो इसको। रूट जब इसका करोगे आप डेरिवेटिव तो रूट जी एज इट इज, ए आई का डेरिवेटिव हो गया प्लस फिर ए आई एज इट इज और रूट जी का क्या हो गया डेरिवेटिव, तो इसको मर्ज करके ये लिख सकते हो आप। तो ये आपकी डाइवर्जेंस ऑफ ए आई की डेफिनेशन आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इक्वल टू, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 1/√g डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ रूट जी इंटू ए आई। तो ये तो मेरे पास डाइवर्जेंस किसका आया, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का। अगर कोवेरिएंट वेक्टर हो तो उसका डाइवर्जेंस किस तरह से लिखा जाएगा, कोवेरिएंट वेक्टर का। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, इसका मैं डाइवर्जेंस करूं तो ये किया मैंने ए आई और इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव करेंगे जैसे यहां पर किया है। तो कोमा अगर मैंने आई कर दिया तो अब ध्यान रहे आई डम इंडेक्स नहीं बना है, डम इंडेक्स तब बनता है जब इंडेक्स अपर और लोअर पार्ट पर रिपीट होता है। तो अब तो ये आपका जीरो ऑर्डर का टेंसर नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें ए आई कोमा जे मैंने कर दिया, ए आई कोमा जे, तो सेकंड ऑर्डर का बन रहा है अभी तक ये। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर स्केलर, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस अगर आप लोगे तो स्केलर आना चाहिए। स्केलर बनाने के लिए मैं इसको मैट्रिक टेंसर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जी आई जे से। तो आई मेरा डमी हो गया, जे डमी हो गया, अब ये ओवरऑल क्या बन गया, स्केलर। तो ये कोवेरिएंट वेक्टर है, उसके डाइवर्जेंस की डेफिनेशन, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, आई डमी इंडेक्स है तो इस तरह लिख दिया जी जे के और ए जे कोमा के, ये भी लिख सकते हो। आई डम इंडेक्स है तो आई की जगह जे रख दिया, जे डम इंडेक्स है जे की जगह के रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मेरे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, डाइवर्जेंस की। तो इस तरह से आप वेक्टर्स का डाइवर्जेंस डिफाइन कर सकते हो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमेशा किसका लेते हैं, स्केलर का। तो ग्रेडियंट किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो सपोज आई इज स्केलर, सपोज आई इज स्केलर, आई इज स्केलर, स्केलर, देन gradient of scalar I can be defined as,
ग्रेडियंट ऑफ स्केलर आई कैन बी डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन करेंगे? अब आपको पता है किसी भी स्केलर का जब ग्रेडियंट आप लेते हो तो क्या आता है? वेक्टर आता है। तो यहां तो सीधा कोवेरिएंट डेरिवेटिव मैं इसका कर रहा हूं, आई कोमा आई बन गया वेक्टर ये, ठीक है। स्केलर था, इसका ग्रेडियंट लिया तो ये मेरे पास वन ऑर्डर का टेंसर आ गया, इसका मतलब क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया। और स्केलर का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसको आप इस तरह से लिखते हो, डेल आई बाई डेल एक्स आई। तो ये ग्रेडियंट की क्या हो गई? डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का ग्रेडियंट, किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हो। एक हमारे पास आता है लाप्लासियन, ठीक है। लाप्लासियन किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऑफ ए स्केलर, तो ये अगेन मैंने मान लिया, सपोज आई इज ए स्केलर, देन its Laplacian is denoted by del square I and defined as, किस तरह से डिफाइन होगा? डेल स्क्वायर आई इक्वल टू स्केलर है, तो स्केलर का मैंने क्या ले लिया? ग्रेडियंट ले लिया, तो क्या बन गया? ये वेक्टर का मैंने क्या ले लिया? डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी स्केलर का आप लाप्लासियन डिफाइन करते हो तो दोनों ऑपरेशन एक साथ आ गई। दो बार आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर लगता है इस पर, तो इसलिए इसको डेल स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं हम, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आई, इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ आई को मैं क्या लिख सकता हूं? आई कोमा आई विच इज इक्वल टू, अगर आपको ध्यान हो अभी मैंने डाइवर्जेंस ऑफ ए आई डिफाइन करवाया था, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, ठीक है, इक्वल टू किसके आया था? 1/√g डेल बाई डेल एक्स आई ऑफ √g इंटू ए आई, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंस, ठीक है। इसको मैं ये भी कह सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, ठीक है। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है, आप चाहे कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड करें, फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा, चाहे आप कोवेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड करें, दोनों का डाइवर्जेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है। अब अपन प्रूफ पर नहीं जा रहे, ठीक है। इसको प्रूव किया जा सकता है कि कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का और कोवेरिएंट वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। और जैसे ये फॉर्मूला यहां पर है, आप डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, इन जनरल ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, 1/√g डेल बाई डेल एक्स आर ऑफ √g इंटू जी आर के और इंटू ए के, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। किसके लिए? कोवेरिएंट वेक्टर के डाइवर्जेंस के लिए। इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 1/√g डेल बाई डेल एक्स आर, और क्या बनेगा? इन दोनों से एसोसिएट टेंसर की डेफिनेशन में लगा रहा हूं, √g, और यहां से के तो आपका क्या हो गया? डमी, क्या बचेगा आपका? a, और अपर में क्या बचा? केवल r। तो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला और ये लास्ट वाला रिजल्ट सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर i है और यहां पर r है, डमी है तो r को आप i से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि ये किसके बराबर होगा? डाइवर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के, ठीक है। तो कोवेरिएंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो देख रहे हो कि दोनों का फाइनल जो रिजल्ट होगा डाइवर्जेंस का, वो दोनों के लिए सेम होगा। डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर इज सेम एज डाइवर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो अगर मैं यहां पर लाप्लासियन डिफाइन कर रहा हूं तो डाइवर्जेंस ये क्या बन रहा है? कोवेरिएंट वेक्टर। तो कोवेरिएंट वेक्टर का ये फॉर्मूला आपके पास है, देखो इससे क्या लिख सकते हैं इसको? 1/√g डेल बाई डेल एक्स आर √g और जी आर के, और यहां पर क्या था? ए आई की जगह आई कोमा आई है, तो आई कोमा आई की जगह यहां पर क्या आ गया? के, तो यहां पर मैंने के लगा दिया। तो ये आपका लाप्लासियन का क्या बन गया? फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां तक अभी तक मैंने क्या क्या डिफाइन कर दिया? डाइवर्जेंस किस तरह से डिफाइन करते हैं, ग्रेडियंट किस तरह से डिफाइन करते हैं, लाप्लासियन किस तरह से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है
कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे। कर्ल ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर ए आई विल बी इक्वल टू ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर बी के। आपको पता है कि जब भी आप कर्ल डिफाइन करते हो, कर्ल, ठीक है, तो कर्ल जब आप लेते हो किसी भी वेक्टर का तो वापस आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। कर्ल अगर किसी भी वेक्टर का लेते हैं तो वापस हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रहे, कोवेरिएंट वेक्टर का कर्ल आपको एक वेक्टर मिलेगा और वो कैसा होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होगा। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी, इक्वल टू एप्सिलॉन जे आई के, एप्सिलॉन जे आई के इंटू ए आई कोमा जे माइनस ए जे कोमा आई, माइनस ए जे कोमा आई, इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन जे आई के क्या है आपका, परम्यूटेशन टेंसर, ठीक है। एप्सिलॉन जे आई के क्या है हमारा यहां पर, परम्यूटेशन टेंसर, परम्यूटेशन सिंबल, परम्यूटेशन टेंसर, ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये कर्ल ऑफ ए आई की आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, कर्ल ऑफ ए आई, कर्ल ऑफ ए आई कैन बी रिटन एज, आप देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो राइट साइड में आई रिपीट हो रहा है, यहां पर भी जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिपीट होगा, जे भी रिपीट हो रहा है। तो आई और जे को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, क्या बनेगा, एप्सिलॉन आई जे के, और ये हो जाएगा ए जे कोमा आई माइनस ए आई कोमा जे, ये बना। और इक्वल टू, अब मैं एप्सिलॉन आई जे के अंदर, अभी तक तो मैंने क्या किया है, आई और जे को पूरे में इंटरचेंज किया है। आपको पता है कि परम्यूटेशन टेंसर के अंदर या परम्यूटेशन सिंबल के अंदर किन्हीं भी दो इंडेक्स को इंटरचेंज करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है और माइनस आ जाता है। तो जैसे ही मैं वापस इसको बनाऊंगा तो एप्सिलॉन जे आई के, जैसे ही मैं इसको बना रहा हूं तो माइनस आ गया, बाकी इसमें कोई चेंज मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एप्सिलॉन आई जे के पूरे में, या इसको आप इस तरह से करो, पूरे में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं कह लो इसी में चेंज कर रहा हूं, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, एक दूसरा फॉर्म इस तरह से बना लो आप इसका, एप्सिलॉन जे आई के, एप्सिलॉन जे आई के, और यहां पर मेरे पास बनेगा, इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूं क्या, डेल, इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव डेल ए आई बाई डेल एक्स जे कर दिया मैंने, और माइनस, माइनस आई के लिए लिख रहे हो तो ये आर हो गया, ठीक है आपका, ये आर, ठीक है, आई आपका लोअर में आ गया, आर अपर में चला गया, ठीक है। और कोमा के बाद क्या है, जे, ये बना। फिर इसके लिए लिखें तो माइनस डेल ए जे बाई डेल एक्स आई, फिर जे के लिए लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गई टर्म, क्रिस्टोफल सिंबल लगाएंगे तो ए, और यहां पर क्या आ गया आपके पास, आर, ठीक है, जे की जगह आर, ठीक है, ये हमारा आ गया जे, अपर में आर चला गया, कोमा के बाद क्या है यहाँ पर आई, तो ये आई आ गया, इस तरह से। तो क्रिस्टोफल सिंबल वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा एप्सिलॉन जे आई के, एप्सिलॉन जे आई के इंटू डेल ए आई बाई डेल एक्स जे, और माइनस डेल ए जे बाई डेल एक्स आई, ठीक है। तो ये भी कर्ल ऑफ आई ए आई की क्या है, डेफिनेशन। इस तरह से भी कर्ल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्ल को डिफाइन करने के अलग अलग डिफरेंट वेज हैं, इस तरह आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कॉमन नोटेशन की फॉर्म में, और इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में, जो क्रिस्टोफल सिंबल वाली टर्म है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ध्यान ये रहे आपको कि जब आप कर्ल ले रहे हो वेक्टर का तो वेक्टर ही आ रहा है, लेकिन कोवेरिएंट वेक्टर का कर्ल क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर बन रहा है। लास्ट इसके अंदर एक और जो छोटा सा टॉपिक है, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव टेंसर एनालिसिस के अंदर किस तरह से डिफाइन करते हैं। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव, या इसको टोटल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और इसको एब्सोल्यूट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव,
इसको टोटल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, टोटल डेरिवेटिव, या इसको एब्सोल्यूट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। ठीक है, क्या मीनिंग है? कोई भी टेंसर अगर आपके पास है, सपोज ये मैंने ले लिया कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, इसका जो इंट्रिंसिक डेरिवेटिव है इसको डेल बाई डेल टी ऑफ ए आई से डिनोट करते हैं। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव का नोटेशन क्या है? डेल बाई डेल टी ऑफ ए आई, और इस तरह से डिफाइन होगा। सबसे पहले तो ए आई का जे के रेस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करोगे, और फिर जे का टी के रेस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव। क्या किया? ए आई कोमा जे, ठीक है, और डी एक्स जे बाई डी टी। तो आप देख रहे हो जे से आपका जे हट गया, क्योंकि जे क्या है यहाँ पर डमी, अपर में आई बचा, लोअर पार्ट पर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसी तरह से किसी भी टेंसर का डिफाइन कर सकते हो। सपोज आपको इसका करना है डेल बाई डेल टी ऑफ ए आई कोवेरिएंट वेक्टर का, तो क्या होगा? ए आई कोमा जे और डी एक्स जे बाई डी टी। सपोज आपको इसका करना है डेल बाई डेल टी ऑफ मिक्स टेंसर ए आई जे, और इसका आपको सपोज इंट्रिंसिक डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगी वैल्यू? ए आई जे और कोमा एल कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा डी एक्स एल बाई डी टी। इसी तरह से किसी भी टेंसर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हो। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंट्रिंसिक डेरिवेटिव आप फंडामेंटल टेंसर्स का लोगे, यानी आपके मैट्रिक टेंसर का करोगे, तो ये हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा? ये जी आई जे और कोमा क्या कर दिया मैंने? के, और डी एक्स के बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू जीरो बनेगी रिकी थ्योरम से, क्योंकि फंडामेंटल टेंसर्स का कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? जीरो। इसी तरह से अगर इंट्रिंसिक डेरिवेटिव में मैट्रिक टेंसर के कॉन्जुगेट का लिखूं, ये भी जीरो होगा, क्योंकि यहां पर भी जी आई जे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव होना है। और इंट्रिंसिक डेरिवेटिव अगर मैं क्रोनिकल डेल्टा का लिखूं, ये भी हमेशा क्या होगा? जीरो, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा का भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या बनता है? जीरो बनता है। तो इस तरह से आप इंट्रिंसिक डेरिवेटिव किसी भी वेक्टर के लिए, किसी भी टेंसर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंसर एनालिसिस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो थ्योरी पूछी जाती है, उसमें लगभग मैंने बहुत सारे सिलेबस देखे हैं, लगभग हर सिलेबस के अंदर इतना ही पोर्शन यहाँ तक का दिया हुआ है। तो हमने ये कंप्लीट लगभग अपना इसके अंदर कवर किया। ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं है, ठीक है, 20 मिनट के आसपास के सारे वीडियोज हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से देखते हैं, ठीक है, पूरी सीरीज को अगर अच्छे से देखते हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपका टेंसर एनालिसिस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, अब बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी पढ़ा दिया जाए, ठीक है, जो भी पढ़ाया गया है, इट्स नेसेसरी बट इट्स नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट बनाने के लिए इसको आपको खुद मेहनत करनी है। आपके पास बुक्स हैं, आप यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट है, मैंने अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। अब आप जो भी आपके पास बुक है उस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब इसके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसकी भी एक प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर अब 1 बाय 1 अपलोड करूँगा, जिसमें ठीक है 40 से 50 60 जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं टेंसर के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उनको हम उसके अंदर सोल्व करेंगे। तो अगर आप इसको थ्योरी को देखते हैं और फिर उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं, ठीक है, तो आप टेंसर के अंदर अच्छा कर सकते हैं। और इस पेपर की और साथ ही डिफरेंशियल ज्योमेट्री को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पहले पूरी थ्योरी मैंने करवाई है, उसके बाद उसके PYQs और MCQs मैंने करवाए। तो अगर पूरी प्लेलिस्ट आप इसकी देखते हो, पूरी सीरीज आप इसकी देखते हो, ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में आपको, ठीक है, क्योंकि 100% तो कभी कुछ नहीं होता, श्योरिटी कभी कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोनों ही पेपर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स के जो भी एग्जाम्स, भाई आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए, स्कूल लेक्चरर में भी आ सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर के हैं, ठीक है, जहां पर भी पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेक्चरर के हैं, जहां पर भी ये टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे, और इसमें सब बहुत कम समय आपको लगेगा। अगर आपके सपोज पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 10 मिनट ही आपको लगेंगे, अगर आपको अच्छे से आता है। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है चीजें तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप अच्छे से इसको देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें इस प्ले लिस्ट को, ताकि ये बच्चों के पास पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो मेन स्ट्रीम में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते, कम से कम उनके पास
अगर ये लिस्ट अवेलेबल है तो वो अपनी तैयारी कर सके, कम से कम जो पेपर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।